Two metal sphere of conductance C1 and C2 carry some charges. If they put in contact then separated. The final charges Q1 and Q2 on them will satisfy. तो जैसे आप उनको कांटेक्ट में लेके आओगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. जो पहले स्फीयर का पोटेंशियल होगा वही दूसरे का होगा. ठीक है. तो पहले स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा तो वो हो जाएगा Q1/C1 और यही पोटेंशियल दूसरे स्फीयर का हो जाएगा Q2/C2. सो Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C2. तो यहाँ से Q1/Q2 जो आएगा वो C1/C2 के बराबर हो जाएगा. सो योर आंसर इज बी पार्ट. Two insulated metal sphere of 3 microfarad and 5 microfarad capacitances are charged to 300 volt and 500 volt respectively. The energy loss when they are connected by a wire. ठीक है. तो अभी इनके पास कितनी एनर्जी है. ठीक है. अभी इनके पास कितनी एनर्जी है. इनिशियल एनर्जी अगर मैं लिखूं तो इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ CV² लगाएंगे, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2². तो हाफ C1 है 3 माइक्रोफेरड तो हाफ CV². वोल्टेज कितना 300 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁴ आ जाएगा. ये पहले कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर है, दूसरे वाले के पास कितनी होगी, फिर से हाफ CV² लाएंगे. C उसका है 5 × 10⁻⁶ और वोल्टेज 500 का स्क्वायर तो आप करोगे इसको 25 × 10⁴. तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी पूरे सिस्टम के पास. अब जैसे आप वायर को कनेक्ट करोगे तो दोनों में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और फाइनल कॉमन पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा. तो पहले हम फाइनल कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे. तो जो कॉमन पोटेंशियल आएगा दोनों का वो हो जाएगा Qnet/C_net. नेट चार्ज कितना होगा तो पहले वाले को C1 को हमने V1 से चार्ज किया था, C1 V1, और दूसरे C2 वाले को V2 से चार्ज किया था. अपॉन नेट कैपेसिटेंस बनेगा C1 + C2. तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से नेट फाइनल कॉमन पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा यहाँ. ठीक है. C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2. ठीक, निकाल ही लेते हैं इसको. कितना आएगा ये, तो C1 3, V1 है आपका 300. मैंने इसको 10⁻⁵ इसलिए नहीं डाला क्योंकि यहाँ भी 10⁻⁵, यहाँ भी 10⁻⁵, तो नीचे भी -6 माइक्रो है ना, माइक्रो फेरड. तो 10⁻⁶ यहाँ भी डालेंगे, ऊपर भी डालेंगे, नीचे भी डालेंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मैंने उसको छोड़ ही दिया. 3 × 300 प्लस 5 × 500 अपॉन 3 + 5, तो ये कितना बनेगा 8. तो ये कितना आने वाला है आपका, तो ये जो यहाँ से आने वाला है वो आपका ये तो हो जाएगा 900 + 2500 अपॉन 8. तो ये जाएगा 3400 अपॉन 8. आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो. इतना वोल्ट जो है वो फाइनल पोटेंशियल आएगा. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो वो होगी हाफ CV². C_net है, C_net होगा C1 + C2 और V² ये आपका 3400 अपॉन 8 का होल स्क्वायर. तो अब सारी वैल्यू डालिए, इसको सॉल्व कर लीजिए. अब आप जब इसमें C1 और C2 डालोगे तो अब इसमें 10⁻⁶ भी डालना पड़ेगा. पूरा ऐसा यूनिट में करेंगे इसको. ठीक, तो इसमें हाफ CV² ये लगाइए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है. यहाँ से पूरा सॉल्व कीजिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है. और जो लॉस होगा, लॉस होगा आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. ये हो जाएगा आपका लॉस. क्लियर. अगला क्वेश्चन करते हैं. अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं, दोनों की रेडियस 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है. आर गिवन ए चार्ज ऑफ 15 माइक्रोफेरड ईच. अब चार्ज ऑफ 15 माइक्रोफेरड बेसिकली 15 माइक्रो कूलाम होगा यहाँ पे. ठीक है. और फिर दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं. स्मॉलर स्फीयर पे चार्ज पूछ रहे हैं कितना होगा. ठीक है. तो आप जरा समझिए, स्मॉलर स्फीयर जो है वो 5 सेंटीमीटर रेडियस का है और जो लार्जर स्फीयर है वो 10 सेंटीमीटर रेडियस का है. यानी स्मॉलर स्फीयर का कैपेसिटेंस अगर C होगा तो लार्जर का हो जाएगा 2C. तो चार्ज भी फिर कैपेसिटेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि जब आप उनको कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज सेम हो जाएगा. तो चार्ज आपका 1:2 रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. अच्छा, टोटल चार्ज होगा कितना, तो शुरुआत में आपने दोनों को 15 माइक्रोकूलम दिया था, तो टोटल चार्ज हो गया 30 माइक्रोकूलम. और वो 1:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो पहले कैपेसिटर में मिलेगा 10 माइक्रोकूलम और दूसरे पे मिलेगा आपको 20 माइक्रोकूलम. ठीक. तो हमसे पूछ रहे हैं स्मॉलर स्फीयर पे कितना चार्ज होगा. सो इट इज 10 माइक्रोकूलम. बी पार्ट.
अगला क्वेश्चन करते हैं, ए बॉडी ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 80 वोल्ट एंड अनदर बॉडी ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 30 वोल्ट। when they are connected the energy lost by 4 माइक्रोफैराड में कितना एनर्जी का लॉस होगा, तो उस पर हमें फोकस करना है। तो 4 माइक्रोफैराड के पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पूरा सॉल्व करेंगे इसको। हाफ सी वी स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 80 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और ये 00 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करेंगे तो इससे कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो 64 का मतलब हो जाएगा 128 और 2 0 और आएंगे और 10 की पावर यहाँ -6 आ जाएगा। ये जूल, अगर मैं इसको मिली जूल में लिखूँ, मिली जूल में, तो ये 12.8 मिली जूल जो है वो आपको मिलेगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, और जब हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो जो कॉमन पोटेंशियल आता है वो होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। एक क्वेश्चन में अभी हमने किया था, वहाँ निकाला था। तो जरा कॉमन पोटेंशियल पहले निकालते हैं। पहले का कैपेसिटेंस है 4 और उसका पोटेंशियल था 80 वोल्ट, दूसरे का है 6, उसका पोटेंशियल था 30 वोल्ट अपॉन 4 प्लस 6 दैट इज़ 10। तो ये 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 32 प्लस 18। तो फाइनल कॉमन पोटेंशियल जो आपका आया वो 50 वोल्ट आ गया। तो अब जरा देखते हैं 4 वाले के पास कितनी एनर्जी आएगी फाइनल सेटअप में, यू फाइनल। तो फिर से वही फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, लेकिन अभी कॉमन पोटेंशियल 50 वोल्ट है, तो सी तो वही है 4 इंटू 10⁻⁻⁶ और कॉमन पोटेंशियल 50 का स्क्वायर करेंगे 2500 आ जाएगा। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो ये बचेगा 5000 इंटू 10 की पावर -6 जूल। इसको मिली जूल में करेंगे तो 5 मिली जूल आ जाएगा। ये फाइनल एनर्जी है। तो पहले कैपेसिटर्स की कितनी एनर्जी का लॉस हो गया, पहले कैपेसिटर, टोटल सिस्टम की बात नहीं हो रही है, पहले कैपेसिटर पे फोकस है। क्योंकि पहले कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी कितनी थी, जब हमने कनेक्ट कर दिया तो कॉमन पोटेंशियल आ गया, और कॉमन पोटेंशियल के केस में पहले कैपेसिटर के पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी का लॉस कितना होगा, तो लॉस आपका आ जाएगा 7.8 मिली जूल। दोनों को माइनस करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल लॉस 7.8 मिली जूल। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। ठीक है, A parallel plate capacitor has a plate area A and separation D. It is charged to a potential difference V0. The charging battery is disconnected and the plates are pulled apart 3 times the initial separation. ठीक, तो जरा समझिए क्या है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया A है, सेपरेशन D है, और इसको V0 से चार्ज किया गया। तो कितना चार्ज आ जाएगा, तो Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है CV। C कितना होगा, C होगा आपका A एप्सिलॉन नॉट ओवर D इंटू कितने पोटेंशियल से चार्ज किया गया था, V0 से। ये इस पर चार्ज आ जाएगा, Q0 आप कह सकते हो इसको। ठीक, फिर हमने बैटरी हटा दी है, इतना चार्ज आ चुका है, ये चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर हमने बैटरी हटा दी। अगर मैं इनिशियल एनर्जी पूछूँ, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इनिशियल एनर्जी हो जाएगी, चाहे आप Q0 स्क्वायर बाई 2C लगा दो या हाफ सी V0 का स्क्वायर लगा दो, कुछ भी लगा दो, एक ही आंसर आने वाला। तो मैं लगाने जा रहा हूँ हाफ सी V0 का स्क्वायर। C की वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा हाफ A एप्सिलॉन नॉट ओवर D इंटू V0 का स्क्वायर। ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने क्या किया, बैटरी यहाँ से सेपरेट कर दी, हटा दी बैटरी, और उसके बाद इन दोनों प्लेट्स को खींच के दूर किया है, 3 गुना सेपरेशन बढ़ा दिया। तो जब आप 3 गुना सेपरेशन बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस चेंज होगा, लेकिन क्या इस पर जो चार्ज आ चुका है, इस पर प्लस Q0 माइनस Q0, क्या वो चेंज होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि बैटरी आप हटा सकते हो। तो जब हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा Q स्क्वायर बाई 2C का। अब हम हाफ सी वी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि वोल्टेज अब सेम नहीं रहेगा, कैपेसिटेंस तो सेम नहीं है, वोल्टेज भी सेम नहीं रहेगा। वोल्टेज तब सेम रहता है जब बैटरी कनेक्टेड होती। बैटरी अगर कनेक्टेड रहती तो वो ये इंश्योर करती कि कैपेसिटर के अक्रॉस सेम वोल्टेज मेंटेन रहे। अब बैटरी तो आपने हटा दी है, तो क्या चीज़ सेम है, चार्ज। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Q स्क्वायर बाई 2C का। तो चार्ज तो है Q0 और नया जो कैपेसिटेंस होगा वो डालेंगे इसमें। तो ये आपका आ जाएगा Q0 स्क्वायर अपॉन 2C। C क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। D जो है वो 3D कर दिया है, जो सेपरेशन है उन्होंने प्लेट्स को दूर खींच के सेपरेशन को 3 गुना कर दिया। अब जरा देखते हैं ये कितना आने वाला है। तो ये 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा आपका, तो ये आएगा Q0 स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर हो गया 3D। अब Q0 की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ये Q0 की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तभी सेटल होगा जाके। तो ये आएगा आपका A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर V0 स्क्वायर। ये तो हो गया Q0 की वैल्यू। बाकी सारे टर्म लिख देते हैं 3D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट।
तो क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो गया, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, एक डी से एक डी भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ जो बच रहा है वो बच रहा है ए एप्सिलॉन नॉट 3 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d इंटू वी नॉट का स्क्वायर। ठीक, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये थी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये है। ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, तो एक्सटर्नल एजेंट ने जब प्लेट्स को खींच के दूर किया होगा तो उसने वर्क किया होगा, और जो वर्क किया होगा वही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आंसर आपको मिलना चाहिए ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी इंटू वी नॉट स्क्वायर। सो योर आंसर इज आई थिंक डी पार्ट आपको आंसर मैच करेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज 10 माइक्रोकूलम से चार्ज कर दिया गया उसको। फिर एक अनचार्ज स्फीयर है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, उसको उसके साथ टच किया हमने। आफ्टर दैट इफ द स्फीयर्स आर सेपरेटेड देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो किस रेशियो में होगी वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो समझिए आराम से, कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक जनरल बात है इसमें जो हम सेटल करेंगे। मान लिया एक आर रेडियस R1 रेडियस का है और एक R2 रेडियस का है। दो स्फीयर हैं, एक की रेडियस R1 है और एक की रेडियस क्या है R2। ठीक, अब जब आप इनको कांटेक्ट में लेके आओगे तो दोनों में कॉमन जो चीज़ होगी वो पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, दोनों का सेम पोटेंशियल होगा। इस पे चार्ज कुछ आ जाएगा Q1, इस पे चार्ज कुछ आ जाएगा Q2, चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, तो पोटेंशियल हुआ आपका KQ/R, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। या तो आप KQ/R का फॉर्मूला लगा दो या Q/C कह दो, एक ही बात है। यही किसके बराबर होगा, यही होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 के बराबर। ठीक, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट काट रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन बनाना है। तो अगर मैं इसमें R1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें R2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए। बट ये क्या बन गया, R1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, 4πr1 का स्क्वायर, ये बन गया सरफेस एरिया, और ऊपर है Q1, तो चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी बन गई σ1 R1 किसके बराबर आ रहा है आपका, σ2 R2 के बराबर आ रहा है। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो बनेगा σ1/σ2 वो आपका आ रहा है R2/R1। अब इस पर्टिकुलर केस में R2/R1, इस पर्टिकुलर केस में दूसरे स्फीयर की रेडियस 20 सेंटीमीटर है यानी 0.2 मीटर, और पहले की है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1। तो इस पर्टिकुलर केस में ये आंसर कितना बन जाएगा, 2:1। सो योर आंसर इज सी पार्ट। ठीक है, अब जनरल आप समझ सकते हो कि अगर पोटेंशियल सेम है, कॉमन पोटेंशियल है दो स्फीयर्स का, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी उनकी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी और रेडियस का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है, वो सेम होता है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी C0 है, इज चार्ज टू ए पोटेंशियल V0। C0 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी है C0 और उसको हम V0 पोटेंशियल से क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द सेपरेशन इज डबल्ड इज E1। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन द चार्जिंग बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड एंड द सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड इज E2। तो E1/E2 का रेशियो पूछ रहे हैं। तो आप आराम से समझिए, देखिए क्या सिचुएशन ये है कि ये एक कैपेसिटर है जिसको हमने V0 से चार्ज कर लिया। ठीक है, दोनों सिचुएशन देखेंगे, एक में बैटरी लगा रखी है, एक में बैटरी हटा दी है। तो पहला वाला केस देखते हैं। पहले वाले केस में आपने बैटरी हटा दी, तो जैसे आप चार्ज करके बैटरी हटा दोगे तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, अगर मैं कहूँ Q0 तो वो होगा आपका C0 V0, इतना चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब अगर आपने इनका सेपरेशन डबल किया तो सेपरेशन डबल करोगे तो कैपेसिटेंस आधा हो जाएगा और चार्ज में कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि बैटरी आपने हटा दी है। तो अब जो एनर्जी स्टोर होगी वो फॉर्मूला हम लगाएंगे Q²/2C का। Q तो आपका Q0 स्क्वायर है अपॉन 2C। C जो कैपेसिटेंस है वो आधा हो चुका होगा तो वो C0/2 हो चुका होगा क्योंकि सेपरेशन आपने डबल कर दिया। तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आया Q0 स्क्वायर अपॉन C0। Q0 की अगर हम वैल्यू डाल देंगे तो ये C0 V0 स्क्वायर, एक C0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा C0 टाइम्स V0 स्क्वायर। ये पहला केस हो गया, E1 कह देता हूँ। ठीक,
अब दूसरे केस में क्या आपने बैटरी लगा रखी है और फिर सेपरेशन डबल कर रहे हैं, तो बैटरी लगा रखी है तो इसका मतलब उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी नॉट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और सेपरेशन डबल करोगे तो नया जो कैपेसिटेंस होगा वो सी नॉट बाई टू हो जाएगा। तो इस केस में जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, अगर मैं उसको U2 लिखूँ तो इसमें आप हाफ सी वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। हाफ सी कितना है, सी है आपका सी नॉट बाई टू इंटू वी नॉट का स्क्वायर, तो ये आपका आया सी नॉट वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4। अब इनका बस रेशियो पूछा। अच्छा, इसका नाम E1 दिया है, इसका नाम उन्होंने क्या दिया E1, और इसका नाम उन्होंने क्या दिया E2, और आपसे E1 अपॉन E2 का रेशियो पूछा, तो आप खुद बता दीजिए क्या बनेगा ये। तो ये आपका आ जाएगा 4:1। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन ऑफ ए चार्ज कंडेंसर, चार्ज कैपेसिटर है उसका प्लेट सेपरेशन बढ़ा रहे हैं। तो चार्ज है, बैटरी फिर नहीं लगी होगी, कैपेसिटर पे चार्ज होगा, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एनर्जी के लिए Q²/2C, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और सेपरेशन अगर आप बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस कम होगा, कैपेसिटेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो इट विल इंक्रीज। चार्ज्ड कैपेसिटर है, ठीक है। अगर बैटरी कनेक्टेड होती तो वो मेंशन करते हैं कि बैटरी कनेक्टेड है। If the potential of a capacitor having capacity of 6 microfarad is increased from 10 volt to 20 volt, increase in energy पूछ रहे हैं कितनी एनर्जी में इंक्रीज होगा, तो फाइनल एनर्जी होगी हाफ सी V2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी होगी हाफ सी V1 का स्क्वायर, ये होगा इंक्रीज इन एनर्जी। सारी वैल्यू डालिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिलेगा। कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड है तो 10⁻⁻6 लिखना ना भूलें उसके साथ। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट का सेपरेशन 2 मिलीमीटर है और 200 वोल्ट 300 वोल्ट से हमने क्या कर दिया, उसको चार्ज कर दिया, और एनर्जी डेंसिटी पूछ रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर, और पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब A इंटू डी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। A इंटू डी उस कैपेसिटर का वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लेट इंटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो वॉल्यूम आ जाएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सी की वैल्यू डालते हैं। सी खुद क्या होगा, A∁0/d इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई AD, तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये बना आपका ½ V स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। सारी वैल्यू डालिए, वोल्टेज की वैल्यू डालिए, डिस्टेंस की वैल्यू डालिए, ε0 की वैल्यू डालिए, सारी वैल्यू डालिए, सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। A parallel plate capacitor of capacitance C0 is charged by a battery. After charging, battery is disconnected and a dielectric is filled between the plates of a capacitor. ठीक है, देखते हैं जरा क्या सिचुएशन है। सिचुएशन ये, कैपेसिटर है उसको आपने चार्ज कर लिया और फिर बैटरी हटा दी, तो मान लिया कुछ चार्ज आ गया इस पर Q0, इसके आउट पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा V0, C0 इसका कैपेसिटेंस रहा होगा और चार्ज आ गया इस पर Q0। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, Q0 इज इक्वल टू C0 V0। फिर आपने बैटरी हटा दी और फिर इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना शुरू किया। तो क्या क्या चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा ये करके समझेंगे। पहले मैं कैपेसिटेंस के बारे में बात करूँगा। तो कैपेसिटेंस जो होता है वो उसके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी होती है, A∁0/d होता है। अब जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक फिल करोगे K, तो कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स हो जाएगा, यानी पहले अगर C0 था तो अब आपका हो जाएगा C0 K। कैपेसिटेंस क्या हो गया, K टाइम्स हो गया। कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेज, ठीक, फर्स्ट का P। अब चार्ज की बात करें, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बैटरी नहीं है, तो चार्ज विल रिमेन सेम, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा Q/C। अब चार्ज आपका सेम बना हुआ और कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज कर गया तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेज, ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, या हाफ सी वी स्क्वायर नहीं लगाते, ये फॉर्मूला लगाते हैं Q²/2C। इसका फ़ायदा ये है क्योंकि आपको पता है चार्ज तो सेम है, चार्ज तो कोई चेंज हो नहीं रहा, तो सिर्फ कैपेसिटेंस के बढ़ने घटने से डिसाइड हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिंस कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो मे इंक्रीज और मे डिक्रीज किसी का आंसर नहीं है। आंसर मैच करें,
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर डिक्रीजेज, फर्स्ट का है Q, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वो भी डिक्रीज होगा, सेकंड का भी क्या है Q, ठीक है। तो आपको नए आंसर्स लिखने पड़ेंगे, मैच नहीं कर रहा है इसमें। तो फर्स्ट का है Q, सेकंड का है आपका Q, थर्ड का जो है कैपेसिटी तो इंक्रीज कर जाएगी यानी P होगा, और चार्ज ऑन द कैपेसिटर सेम रहेगा, R हो जाएगा। तो ये आपको आंसर्स मैच करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 50 माइक्रोफैरड इन एयर एंड 100 माइक्रोफैरड व्हेन इमर्ज्ड इन ऑयल। तो कैपेसिटेंस डबल हो गया, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑयल का 2 रहा होगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द ऑयल 2 रहेगा, 2.2 नहीं रहेगा, 2 होगा, ठीक है। एयर में अगर कैपेसिटेंस आपका है C0 तो किसी मीडियम में हो जाएगा K टाइम्स C0। तो यहाँ 50 माइक्रोफैरड था, अब यहाँ 100 माइक्रोफैरड हो गया, तो दुगना हो गया, तो 2 आंसर बनेगा इसका, ठीक है। 2.2 नहीं बनेगा, 2 आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D है, एरिया A है, और स्लैब जो है वो मेटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब इंसर्ट कर रही है जो पूरे रीजन में नहीं है, उसकी T थिकनेस है, T D से छोटा है। तो कैपेसिटेंस कितना होगा, तो ये सीधा फॉर्मूला है, क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D माइनस T प्लस T बाई K, ठीक है। तो आप चाहो तो T कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अगर आप माइनस T कॉमन लोगे तब आपका बनेगा 1 माइनस 1 बाई K, अगर आप प्लस T कॉमन लोगे तो 1 बाई K माइनस 1 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर है।